नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह के बारे में। पढ़ने से पहले अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे KVS, NVS, नेट, टेट, सुपर टेट, TGT, PGT, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं संपूर्ण हिंदी व्याकरण को फ्री में अपने YouTube चैनल में पढ़ाने वाली हूँ और प्रतियोगी परीक्षा को ध्यान में रख कर ही मैं महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ा रही हूँ, जिससे 100% आपके प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ण के भेद के बारे में। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। और वे क्या क्या है? अ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और इसके भेद हैं, 3 भेद है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और मात्राएं हैं 10। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए स्वर की संख्या कितनी है तो हम कहेंगे 11 है। भेद अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे 3 भेद है। और मात्राएं अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे 10 मात्रा हैं। अब बात करते हैं व्यंजन वर्ण के बारे में। तो व्यंजन वर्ण में मूल संख्या 33 है। इसे आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए। मूल संख्या अगर पूछा जाए तो 33 है। और 33 कैसे है? स्पर्श व्यंजन जो है इसमें 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है और उसमें व्यंजन भी 4 है। तो कुल मिलाकर इसकी संख्या 33 हो गई। परंतु व्यंजन वर्ण की कुल संख्या जो है वह है 39। अब 39 कैसे है? क्योंकि इसमें स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, उसमें व्यंजन 4 है, संयुक्त व्यंजन 4 है, द्विगुण व्यंजन 2 है और कुल मिलाकर इसकी संख्या 39 है। और जब एग्ज़ाम में पूछा जाए व्यंजन की मूल संख्या कितनी है तो हम लोग कहेंगे 33। मूल संख्या पूछा जाए, ये ध्यान में रखिएगा, अक्सर लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। और अगर पूछा जाए कुल संख्या कितनी है तब हम लोग कहेंगे 39। और इसके 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन। इसमें स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है और उसमें व्यंजन की संख्या 4 है। जब एग्जाम में पूछा जाए भेद कितने हैं तो हम लोग क्या कहेंगे? 3 भेद है। अब नोट देखते हैं कि ई एवं री स्त्रीलिंग वर्ण है। अगर ऑप्शन में पूछ दिया जाए कौन सा स्त्रीलिंग वर्ण है और ऑप्शन में दे दिया जाए ये तीनों में से कोई भी और अलग अलग दिया जाए तो आप लोग इसको सही कीजिएगा। छोटी ई, बड़ी ई एवं री जो है वो क्या है? स्त्रीलिंग वर्ण है। अब हम बात करते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं? 52 वर्ण है। वर्णमाला में अगर जब पूछा जाए कुल वर्णों की संख्या तो हम कहेंगे 52 वर्ण, जिसमें स्वर है पहला वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण है। अब देखिए स्वर्ण वर्ण को हम लोग अच भी कहते हैं और दूसरा जो है व्यंजन उसको हल भी कहते हैं। तो ये आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम में स्वर की जगह अगर अच पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, व्यंजन की जगह हल पूछ दिया जाए तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखिए। स्वर को अच भी कहते हैं, व्यंजन को हल भी कहते हैं। अब स्वर के भेद देखते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। देखिए ह्रस्व स्वर जो है इसकी संख्या 4 है और ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु स्वर भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी ध्यान में रखिए। लघु स्वर हम लोग किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर को कहते हैं। ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अगर लघु स्वर देकर पूछ दिया जाए, अगर ह्रस्व स्वर नहीं रहे तो स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो ये ध्यान में रखिए, ह्रस्व स्वर को हम लोग
लघु स्वर भी कहते हैं और इसकी संख्या 4 है। ये क्या क्या है? अ, हर्षय, हर्षौ, री। और इसे हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। ये भी ध्यान में रखिए, मूल स्वर मतलब इसके कितने नाम हो गए? 3 नाम हो गए। क्या क्या? हर्ष स्वर, लघु स्वर और तीसरा मूल स्वर। अगला है दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को भी देखिए, 2 नाम है, गुरु या संधि स्वर। अब इसकी संख्या 7 है। अब इसे गुरु या संधि स्वर किसे कहते हैं यह मैं आगे पढ़ाऊंगी। इसकी संख्या 7 है और कौन कौन सी है? आ, दीर्घई, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ। अब इसे भी हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। पहला है मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त स्वर। और मूल दीर्घ स्वर की संख्या 3 है, आ, दीर्घई, दीर्घऊ। और संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या यहाँ लिख लीजिएगा, दीर्घ स्वर है ना, संयुक्त दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 4 है। क्या क्या? ए, ऐ, ओ, औ। और अंतिम है इसका प्लुत स्वर जिसकी संख्या 1 है। अब बात करते हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन को हल भी कहा जाता है और व्यंजन के भेद है स्पर्श व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या उदित व्यंजन। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा है उष्म व्यंजन। तो व्यंजन के कितने भेद हो गए? 3 भेद हो गए। पहला हो गया स्पर्श व्यंजन और इसे हम लोग वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं या उदित व्यंजन भी कहते हैं और इनकी संख्या कितनी है? 25। दूसरा हो गया आपका अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन की संख्या है 4 और ये क्या क्या है? य, र, ल, व। और तीसरा है उष्म व्यंजन और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। क्या क्या? तालस्य, स, स, ह। अब नोट में क्या है देखते हैं। मूल दीर्घ स्वर को सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को विजातीय स्वर भी कहते हैं। विजातीय अर्थात मिश्रित स्वर भी कहते हैं। इसे भी ध्यान में रखिएगा। मूल दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? सजातीय स्वर एवं संयुक्त दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? विजातीय स्वर या मिश्रित स्वर भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं वर्णमाला की। तो चलिए देखते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णों या लिपि चिन्हों के व्यवस्थित मतलब क्रमबद्ध। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, अ, आ, हर्षय, दीर्घय, हर्षौ, दीर्घौ, अ से लेकर ज्ञ तक जो क्रमबद्ध अगर हम लोग लिखते हैं तब हम लोग इसे वर्णमाला कहते हैं। उसके समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। लेकिन यदि वर्णों को व्यवस्थित क्रम में ना रखा जाए तो वे वर्णमाला नहीं, वर्ण समूह कहलाते हैं। जैसे अ से ज्ञ तक जब हम लोग लिख रहे हैं तो एक क्रम में लिखते हैं कि अ के बाद आ ही आएगा, आ के बाद हर्षय ही आएगा। लेकिन जब इसे हम लोग क्रम में नहीं लिखेंगे, व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखेंगे, तो इसे हम लोग वर्णमाला नहीं कहेंगे। इसे हम लोग क्या कहेंगे? वर्ण समूह। जैसे देखिए, अभी मैं बताई, जैसे क, ख, ग, घ, अक्षत्र ज्ञ तक वर्णमाला जो है वो एक व्यवस्थित क्रम में लिखा गया। लेकिन अगर हम लोग लिख देंगे ख के बाद च, च के बाद म, फिर त, प, अक्षत्र, स्र, र, तो ये क्या हो गया? वर्ण समूह, क्योंकि ये व्यवस्थित क्रम में नहीं लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी वर्णमाला कौन सी लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में, जो कि ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। ऐसे आप लोग ज़रूर से ध्यान में रखिएगा कि देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी गई और वह ब्राह्मी लिपि का ही परिष्कृत रूप है। जैसे ब्राह्मी लिपि जो है वो बाएं से दाएं लिखी जाती है, वैसे ही देवनागरी लिपि जो है हिंदी बाएं से दाएं लिखी जाती है। अर्थात देवनागरी लिपि और ब्राह्मी लिपि दोनों बाएं से दाएं लिखी जाती है और इसे हम लोग क्या कहते हैं? नागरी लिपि भी कहते हैं। इसे ध्यान में रखिए। मैं पहले ही बताई, मैं सारा इम्पॉर्टेंट ही
इम्पोर्टेंट तथ्यों को ही पढ़ा रही हूँ, तो एक एक पॉइंट को आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए और नोट भी करते जाइए और शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि 100% गारंटी है कि यहीं से आपके प्रश्न आएंगे। अगला है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण या ध्वनियों के मुख्यतः 2 भेद होते हैं। वर्ण या ध्वनियों के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। अब बात करते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं और इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई अवरोध भी नहीं होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। और मैं पहले ही बताई, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 11 है। अ, आ, हर्षे दीर्घ, हर्षौ दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें हम लोग किसी भी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं और ये बिना किसी अवरोध के, अवरोध मतलब बिना किसी रुकावट के हम लोग इस वर्ण का उच्चारण करते हैं। अगला है, स्वर जो है स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं, इन्हें अच भी कहा जाता है। मैं पहले बताई अच कहते हैं, तो अच इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब हम लोग व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वर वर्ण जो होते हैं वे सहायक होते हैं। का जब हम लोग उच्चारण करते हैं क, तो इसमें क्या जुड़ा हुआ है? क प्लस अ, मतलब अस्वर वर्ण इसमें जुड़ा हुआ है। ख का भी उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें क्या, ख प्लस अ, मतलब इसमें अस्वर भी जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे अच भी कहते हैं। अब देखते हैं अगला, कालमान। अब देखिए, कालमान का अर्थ होता है मात्रा। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर। ये मैं पहले ही बताई थी कि ह्रस्व स्वर को हम लोग लघु स्वर या मूल स्वर भी कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर, और तीसरा है पुलुत स्वर। ये मात्रा के आधार पर इनके भेद थे, किंतु उत्पत्ति के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं, पहला ह्रस्व और दूसरा दीर्घ। तो इसे आप लोग ध्यान में रखिए, अगर एग्जाम में पूछा जाए कालमान या मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो हम लोग कहेंगे 3 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर जब पूछा जाए तो हम कहेंगे इसके 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, मूल स्वर भी कहते हैं, और ह्रस्व स्वर है अ, हर्षे, हर्षो, री। अब देखिए नेक्स्ट, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं, इनकी संख्या 4 है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जैसे हम लोग अ बोले लेकिन आ जब बोलते हैं तो अधिक समय लगता है, और अ बोलते हैं तो कम समय लग रहा है। हर्षे ई, छोटी ई का जब उच्चारण करते हैं तो कम समय लग रहा है। हर्षो ऊ, छोटी ऊ का जब उच्चारण करते हैं तो उसमें कम समय लग रहा है। री का जब उच्चारण कर रहे हैं तो उसमें कम समय लग रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग ह्रस्व स्वर कहते हैं, और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। अभी बताई अ, हर्षे, हर्षो और री। अगला है ह्रस्व स्वर को हम लोग स्वतंत्र स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं। देखिए, इसमें स्वतंत्र रूप से इसका उच्चारण किया जाता है, इनमें अन्य स्वर सहायक नहीं होते हैं। अन्य ह्रस्व स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखिए कि इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्यों एक मात्रिक स्वर कहते हैं? क्योंकि जब हम लोग अ का उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या, एक मात्रा का समय लगता है ना। हर्षे ई का उच्चारण करते हैं, इसमें भी एक मात्रा का समय लग रहा है। ऊ का उच्चारण कर रहे हैं या फिर री का उच्चारण कर रहे हैं तो इसमें
एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं दीर्घ स्वर की। देखिए मैं बताई ही पहले, दीर्घ स्वर को हम लोग गुरु संधि स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर क्या क्या है? आ, दीर्घ, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ। देखिए दीर्घ स्वर को गुरु स्वर एवं संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण दो स्वरों के मेल से होता है। जैसे अ प्लस अ मिलकर आ बना, हर्षय ई और ई मिलकर दीर्घ ई बना, हर्षय ओ और हर्षय ओ मिलकर उ बना। अगला है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या 3 है। आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ जो है, इन वर्णों का निर्माण समान स्वरों के मेल से होता है। अभी मैं बताई समान स्वर है अ, ये भी अ है, ये दोनों समान स्वर है, इससे मिलकर आ बना। ये दो भी समान स्वर है, इससे मिलकर दीर्घ ई बना। ये दो भी समान स्वर है, इससे मिलकर दीर्घ उ बना। इसलिए इसे हम लोग मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। इसका ध्यान में रखिए, मूल दीर्घ स्वर क्यों कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? 3 है, पहला, दूसरा, तीसरा। अगला है ए, ऐ, ओ, औ। वर्णों का निर्माण असमान स्वरों के मेल से होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। शुरुआत में जो मैं चार्ट पढ़ाई उसमें मैं पढ़ाई थी संयुक्त स्वर भी कहा जाता है इसमें। तो संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ, अर्थात 4 संयुक्त स्वर है। अब इसका निर्माण किससे होता है? असमान स्वरों के मेल से होता है। देखिए यह अ और हर्षय ई मिलकर ए बना, तो ये दोनों क्या है? असमान स्वर है। यहाँ अ और ए मिलकर ऐ बना, इसमें भी असमान स्वर है, दोनों असमान है ना। इसमें भी अ प्लस उ मिलकर क्या बना? ओ बना, इसमें भी असमान स्वर। फिर अ प्लस ओ मिलकर औ बना, ये भी असमान स्वर भी है। असमान स्वर से मिलकर ही ए, ऐ, ओ, औ बन रहा है। और संयुक्त, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 4 है। अगला है दीर्घ स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दोगुना समय लगता है। आप उच्चारण करके ही देख लीजिए। अ जब बोलते हैं तो इसमें कम समय लग रहा है, लेकिन आ जब बोलते हैं तो इसमें अधिक समय लग रहा है। हर्षय ई छोटी ऊ का उच्चारण करते हैं तो कम समय लगता है। अब ई बोलते हैं तो इसमें अधिक समय लगता है। तो दीर्घ स्वर का जब भी हम उच्चारण करते हैं तो इसमें क्या? दोगुना समय लगता है। और दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। देखिए ह्रस्व स्वर में मैं पढ़ाई थी 1 मात्रा का समय लगता है, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है। ये सब ध्यान में रखिए, ये सब एग्जाम में ऑप्शन देकर पूछ लिया जाता है। इसलिए इन्हें हम लोग द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। और ह्रस्व स्वर को एक मात्रिक स्वर कहते हैं क्योंकि इसमें 1 मात्रा का स्वर लगता है। अगला है हिंदी भाषा में री का दीर्घ गुरु संधि स्वर अर्थात री नहीं बनता। री का प्रयोग जो है केवल संस्कृत भाषा में होता है, इसलिए इसे लघु स्वर कहते हैं। देखिए लघु स्वर हम लोग जो कहते हैं री को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है, इसलिए इसे हम लोग लघु स्वर कहते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की संख्या के बारे में। तो दीर्घ स्वर जो है इसकी संख्या कितनी है? 7 है, और जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला मूल दीर्घ स्वर और दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। तो देखिए मूल दीर्घ स्वर क्या क्या है? इनकी संख्या 3 है। आ, बड़ी ई, बड़ी ओ। और संयुक्त दीर्घ स्वर इसकी संख्या कितनी है? इसकी संख्या 4 है। ए, ऐ, ओ, यहाँ औ भी होगा, ठीक है। तो ये 3 और ये 4 मिलाकर कितने हो गए? 7। अब बात करती हूँ प्लुत स्वर के बारे में। प्लुत स्वर क्या है? हिंदी वर्णमाला, ये नहीं होगा,
हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर जो है, प्लुत स्वर के लिए किसी भी प्रकार के लिपि चिन्ह एवं मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु वैदिक भाषा या संस्कृत में प्लुत शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है। प्लुत स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। देखिए इसको हम याद रखिए, पहला में ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में 2 मात्रा का समय लगता है, इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। और प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं, जैसे ओम। दोस्तों आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में मैं व्यंजन वर्ण को पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।